Hello everyone, this is me. Welcome back once again in my YouTube video. And आज का जो टॉपिक है सेम है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आज जो हमने लिया है केमिस्ट्री का है चैप्टर थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th। एंड तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, सेकेंड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है और चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। बट बिफोर दैट यहाँ पे पूछा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है कि एक यहाँ पे मेटल हो गया, यहाँ पे क्या है दूसरा एक कंपाउंड है जो कि किसमें है aqueous सॉल्यूशन में। अब ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि ये जो मोर रिएक्टिव एटम होगा वो लेस रिएक्टिव एटम किसी aqueous सॉल्यूशन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये जाएगा कुछ इस तरीके से प्लेस लेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा AC और प्लस B, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या है कि जो पावरफुल होगा वो लेस पावरफुल वाले को हटा के वो जगह ले लेगा और उसी को क्या बोले डिस्प्लेस कर देगा उस एटम को, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमारे पास एक टेबल होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने के लिए, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, iron, lead, hydrogen, and after that we have here silver, gold and platinum। सो ये हमारे पास मेटल की रिएक्टिविटी है, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है कि जितने भी एटम्स क्या होंगे नीचे होंगे, जितने भी नीचे होंगे। जैसे यहाँ बात करते हैं पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, सोडियम से। सोडियम किससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कैल्शियम से। नीचे जाते जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जितना ऊपर जाएंगे वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, तो हम यहाँ चेक करते हैं। हमारे पास कॉपर है एंड सोडियम क्लोराइड है। अब कुछ नहीं करना है, चेक करना है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, कॉपर है और ये सोडियम है। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। चलिए देखते हैं इन दोनों मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, इन दोनों मेटल में देखते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। और जो पावरफुल रहेगा वो डिस्प्लेस कर दिया, तो मतलब वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए कॉपर को देखते हैं। कॉपर कहाँ है, हमारा यहाँ पे मिल रहा है हमको कॉपर। और सोडियम कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है। अगर बात करते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं था इसके लिए हम ये लिखे। तो अगर बात करते इसको मिक्स कर देते, नहीं तो आप लोग को डाउट होगा, लिखेंगे कॉपर ये है हमारे पास, ठीक है। तो हमने लिख दिया, नीचे दिखाई नहीं देगा इसके लिए। तो यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं, यहाँ पे कॉपर कहाँ है, यहाँ पे है। तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो ये हमारा क्या था, पहला था। अगर दूसरे की बात करें, अब हमारे पास इसको चेक करेंगे आयरन सल्फेट सोल्यूशन एंड सिल्वर। दूसरे की बात करते हैं, तो आयरन सल्फेट सोल्यूशन मैंने लिखा आयरन सल्फेट प्लस किसका, सिल्वर का, Ag। किसकी बात करते हैं, Ag। अब आयरन की बात करते हैं, तो आयरन कहाँ पे है, ये कुछ यहाँ पे है। और सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो फिर से वही बात हो गई, सिल्वर नीचे है, इसे आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन क्या है, बहुत पावरफुल है, ठीक है, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी कोई भी रिएक्शन हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास क्या है तीसरा, यहाँ पे है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हमने किया क्या है, एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल। अब देखिए हमारे पास एक मेटल ये हो गया, यहाँ पे आपका सोल्यूशन का मेटल हो गया। चेक करते हैं कि कौन सा पावरफुल है। अगर ये मेटल पावरफुल हुआ तो मतलब ये डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटा के इसकी जगह ले लेगा और उसको बाहर कर देगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चेक करते हैं दोनों में।
ये है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, और तब यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज से मिलाते हैं। एल्यूमिनियम कहाँ पे है, यहाँ पे है, और मैग्नीशियम कहाँ पे है, यहाँ पे। तो देखिए फिर से ये क्या हो गया, वीक हो गया। एल्यूमिनियम जो है वीक है एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करेगा। आइए अब चौथा चेक करते हैं कि हमारा चौथा ऑप्शन सही है कि ना। हाँ, डेफिनेटली सही होगा। ठीक है, अब तीन ऑप्शन अगर हमारे पास गलत हो गए हैं तो हमारे पास चौथा क्या होगा, डेफिनेटली इट विल बी राइट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर। चेक करते हैं, कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर यहाँ पे है, और सिल्वर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे है। तो देखिए कॉपर क्या है, पावरफुल है एज कंपेयर विद द सिल्वर, तो ये डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, इसीलिए क्या बोलेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो दिस वाज द राइट आंसर। ओके, I hope you understand. This is the first question. Let's move for the second one of the same question. Second one. Question number second. Which of the following method is suitable for which method is suitable for preventing an iron firing pan from rusting? तो रस्टिंग के लिए यहाँ पे दिया है, ठीक है, और कुछ ऑप्शन दिया है। पहला दिया है इसमें, फर्स्ट इज अप्लाइंग ग्रीस, सेकेंड वन अप्लाइंग पेंट, थर्ड applying a coating zinc, and the fourth option is given all of the above. This was my writing speed to cover the question, okay, very early. After that I can make you understand. तो यहाँ पे दिया है which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting. अगर देखा जाए अप्लाइंग ग्रीस तो कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाइंग पेंट लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आयरन है, तो अगर आयरन, हम यहाँ आयरन की बात कर लेते हैं और जिंक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव देन आयरन है। ठीक है, तो आयरन को यहाँ पे अटैक नहीं करने देगा अपने ऊपर। ठीक है, अगर इसकी कोटिंग हम कर देते हैं तो आयरन इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाए, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये आयरन हो गया और हमारे पास क्या है, जिंक है। अब इन दोनों में अगर मैं इसके ऊपर इसका लेयर कर देता हूँ, इन दोनों में फाइटिंग होगी। ठीक है, तो ये इसको तो वीक नहीं कर पाए, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि रस्ट से ये बचा लेगा, जिंक की कोटिंग करने पे क्या होगा, रस्ट बचा लेगा। और आफ्टर ऑल हम कुकिंग कर रहे हैं तो हम ग्रीस एंड पेंट को यूज नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, ठीक है, रस्ट से बचा सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते, इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कोटिंग अ जिंक। ठीक है, तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट, एंड लेट्स मूव फॉर द थर्ड क्वेश्चन। Third question is given here. I'm writing the question so fast, so after that will be easy to me to make understand. An element react with oxygen to give a compound with a high melting point
high melting point. This compound is also soluble in water. The compound is likely to be option first calcium, option second carbon, third silicon, फोर्थ आयरन। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, हमारे पास जो दिया था ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं टन बाय टन। क्वेश्चन सही है, an element react with oxygen। तो अब देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है। an element react with oxygen to give a compound with high melting point। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे देखते हैं क्या है कि जो ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट होगा अगर रिएक्ट करता है तो उसके पास क्या होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्या होगा कि उनके बीच में जो बॉन्ड होगा, एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे हाई होगा। मतलब उसको हीट देने पे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटेगा, तो उसे हाई मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। दिस कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर। और उसके बाद वो कंपाउंड क्या हो, वाटर में भी सोल्यूबल हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पहले बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं। तो कैल्शियम ऑप्शन पहला देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर हीट करते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर इसी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको वो बोलते हैं हम लोग क्या, सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। दूसरे की बात करें अगर यहाँ पे एंड दूसरे की बात करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, मेटल, और ये क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल यहाँ पे है, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो सबसे हाई क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा कि सबसे ज्यादा क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर दूसरे की बात करते हैं यहाँ पे, तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आल्सो बोल सकते हैं कि वाटर में डिजोल्व तो हो जाएगा बट डजंट पोज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन भी क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इसके भी सिलिकॉन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फेरिक ऑक्साइड भी बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं सिलिकॉन, तो ये भी क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट पोजेस करेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट पोजेस करेगा, ठीक है। इसके पास भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, लेकिन क्या होगा, ये इनसोल्यूबल रहेगा, किसमें, वाटर में। इसी तरीके से आयरन की भी बात करें, आयरन आयरन भी ऑक्सीजन के साथ, सिलिकॉन यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे आयरन भी क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करेगा, ठीक है। इनके बीच में जो रिएक्शन होगा वो हाई मेल्टिंग पॉइंट देगा इनका कंपाउंड, बट क्या होगा, ये वाटर में क्या होंगे, इनसोल्यूबल। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अगर वाटर में डिसॉल्व पूरी तरीके से होता है और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट टू। लेट्स मूव फॉर द अनदर क्वेश्चन, and it is question number 4. Question number 4. Food cans. Food cans are coated with tin and not with zinc because option A, zinc is costlier than
टिन बी जिंक is melting was writing the question only to save the time and it's completed here. Food cans are coated with tin and the question number 4. Again it is question number 4. Mic is working. Food cans are coated with tin and not with zinc because zinc is costlier than tin. ये सब हमने बातें नहीं करनी, ठीक है। इसमें कॉस्टली वगैरह की बात नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन है, ठीक है। बात कर जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, ठीक है, इसमें भी कुछ बात नहीं हो सकती, ठीक है। हायर मेल्टिंग पॉइंट ऐसा कुछ नहीं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ठीक है, ये बातें करते हैं तो इसमें चेक करते हैं, ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अभी मैंने लिखा था यहाँ पे कि जो होता है कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं तो जिंक क्या होता है, वो ऊपर होता है एज कंपेयर टू टिन। टिन से क्या होता है, जिंक की बात करते हैं वो ऊपर होता है, टिन से क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। तो जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन टिन होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक क्या होता है, टिन जो है कि लेस रिएक्टिव है और जिंक क्या है कि मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, कैंस के साथ जो फूड है उसके साथ रिएक्ट करके फूड को स्पॉइल भी कर सकता है, ठीक है। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, यही क्या होगा आपका ऑप्शन 1, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ठीक है। दैट इज व्हाई फूड कैंस आर कोटेड विद टिन, ठीक है, और ना कि किससे, जिंक से किया जाता है, क्योंकि अगर जिंक मोर रिएक्टिव होगा तो क्या जिंक मोर रिएक्टिव है देन टिन, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि इसमें फूड कैंस को कोटिंग किया जाता है टिन से, ना कि किससे किया जाता है, जिंक से। जिंक क्या करेगा, फूड को स्पॉइल कर देगा, ठीक है। So this was the question number 4. Let's move for the question number 5. Question number 5. Question number 5. What is amphoteric oxide? This question is better for me to make you understand, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, आप to explain only the question. What is amphoteric oxide? Give two example of amphoteric oxide. Amphoteric oxide, ठीक है। तो हमारे पास चेक करते हैं, ठीक है। पहले से करेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं कि ऐसे मेटल होते हैं जिनके ऑक्साइड क्या होके बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर शो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बट यहाँ पे अगर हम बात करें एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं एसिडिक, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऐसे ऑक्साइड, ऐसे मेटल के ऑक्साइड होते हैं कि जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड react with both acid and salt to produce, acid and base to produce salt and water, ठीक है। सो दिस वाज द डेफिनेशन। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। सो दिस वाज द डेफिनेशन, हमने बता दिया यहाँ पे। पहला एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या होगा, हम ले आते हैं जिंक का ऑक्साइड है मेरे पास, ठीक है। अगर मैंने इसको HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, पहले एसिड के साथ, मैंने बताया था कि ये ऑक्साइड जो एंथोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, तो हमने यहाँ पे जिंक और एक एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, और रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, HCl के साथ। हमने एसिड के साथ रिएक्ट करा है, तो यहाँ पे हमारे क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, जिंक क्लोराइड, ये क्या हो गया, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है।
जैसे मेरे पास यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड प्लस हमने ले लिया NaOH, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, ये हमारा साल्ट हो गया सोडियम जिंकेट। अगर हम यहाँ पे अब बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जिंक कितनी बार है 1 टाइम्स, यहाँ पे कितनी बार है 1 टाइम्स, यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 टाइम्स, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 टाइम्स यहाँ पे क्लोरीन 2 एंड 2 हाइड्रोजन, दैट इज बैलेंस, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर हम इसका फिजिकल नेचर की बात करें तो ये सॉलिड होता है, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन, ये पे किसी साल्ट हो गया, ठीक है, आपका इसमें हो गया, ये क्या हो गया वाटर, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, पहले से हमें नहीं पता होता है, ठीक है, पहले से हम लिखते हैं, रिएक्शन के ड्यूरिंग नहीं पता होता, ठीक है। जैसे इसकी बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है जिंक की बात करें 1 टाइम्स सोडियम की बात करें यहाँ पे 1 टाइम्स है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। इफ यू आर स्टडिंग इन क्लास 10th यू शुड नो अबाउट द बैलेंसिंग, हाउ यू कैन make both reactant and the product should be equal, the atoms should be equal on the both side, और बराबर हो जाएंगे मीन्स दे आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मासेस बराबर है। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितनी बार है हमारे पास यहाँ पे 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे Zn है ऑक्सीजन है, ठीक है, बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करते हैं, जिंक यहाँ पे कितनी बार है 1 टाइम्स, यहाँ पे कितनी बार है 1 टाइम्स, ऑक्सीजन कितनी बार है 1 2 टाइम्स, यहाँ पे कितनी बार है 3 टाइम्स, Na2 Zn सोडियम जिंकेट, सॉरी सोडियम जिंकेट, यहाँ पे तो लिखा था फार्मूला, आप बैलेंस करते हैं, यहाँ पे सोडियम कितनी बार है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी कितनी बार होना चाहिए 2 टाइम्स, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना भाव होगा 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 2 1 3 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। ऐसे हम एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा वाला, यहाँ पे जिंक एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ले लेते हैं, और यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड लेके हम लोग क्या करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड को हमने HCl के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2O, तो क्या बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड, ये भी क्या हो गया साल्ट, और ये क्या हो गया वाटर, ठीक है। तो बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को, यहाँ पे हम बात करते हैं ये क्या है साल्ट और ये क्या है वाटर। आपको पता है ना कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं कि जो एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं साल्ट एंड वाटर, उसी को क्या बोलते हैं उस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आइए चेक करते हैं एल्युमिनियम यहाँ पे कितनी बार 2 टाइम्स, यहाँ पे भी कितनी बार होना चाहिए 2 टाइम्स। यहाँ पे बात करते हैं 2 टाइम्स जैसे हुआ तो ये कितनी बार हो गया क्लोरीन 6 टाइम, तो यहाँ पे भी कितना टाइम्स हो गया 6 टाइम्स, 6 1 जा 6। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार हो गया हमारा 3 टाइम्स, ऑक्सीजन कितनी बार हो गया 3 टाइम्स, तो ये इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं NaOH मतलब बेस के साथ रिएक्ट करा दूं तो क्या बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, ये हमारा भी क्या हो गया साल्ट। इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने बार है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी कितने हो गया 2 टाइम्स, सोडियम 2 टाइम्स तो यहाँ पे कितना हो गया 2 टाइम्स। ऑक्सीजन की बात करें 3 2 5, यहाँ पे कितना हो गया तो 2 जा 4 1 5, ये हमारा रिएक्शन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। आइए लेट्स मूव फॉर द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, question number 7, sorry, question number 6. Name two metals which will displace hydrogen, which will
displace hydrogen from dilute acid and to metal which will not and to metal which will not। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आइए चेक करते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम डाइल्यूट एसिड की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास क्या है HCl हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कौन सा ऐसा मेटल होगा कि जो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, इसके एसिड से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। ये बात करनी है हमें इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बात करते हैं कि जो ये डाइल्यूट एसिड होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। और आपको पता होगा कि अभी कुछ ही क्वेश्चंस पहले आपने पढ़ा था कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज वंस अगेन लिखते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ रिएक्टिविटी सीरीज लिख दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेटल, नेम द टू मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो बात करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे हम सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेते हैं, ठीक है। इसको हम लैब में नहीं दिखाते क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये इतना जल्दी रिएक्ट करते हैं कि मतलब एसिड वगैरह से कि बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करें। तो इसको हम लोग देखते नहीं, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम की बात कर लेते हैं, वैसे देखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर बात करते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सभी क्या करेंगे, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सभी क्या करेंगे, HCl, इसको क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे क्योंकि ये सभी क्या है, रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, किससे, एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। अगर हम बात करते हैं, सभी यहाँ पे हैं, हमने यहाँ पे दो बोला था, विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट, ठीक है। टू तो आप लिख सकते हैं कितना भी, क्योंकि आपको ये पता करना हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी होंगे सभी एलिमेंट्स क्या करेंगे, ये एटम्स जो हैं उसको aqueous सॉल्यूशन को, मतलब डाइल्यूट एसिड के aqueous सॉल्यूशन को क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। अगर टू मेटल्स विच विल नॉट, ठीक है, तो इसके नीचे जो मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को, ठीक है, कि ये लेस रिएक्टिव हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड ये हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, ये डाइल्यूट एसिड में के साथ नो रिएक्शन, इनका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। For question number 7, it is let me write the question. Okay, moving for the next question. Question number 7, that is, in the electrolyte refining of a metal M, what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte in the electrolyte, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं किसकी, दैट इज रिफाइनिंग की बात करते हैं। लास्ट प्रोसेस होता है मेटलर्जी का, ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का ये लास्ट प्रोसेस होता है। लास्ट प्रोसेस में कुछ नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एक बेकर होता है, यहाँ पे हम अच्छे से बताते हैं। सपोज यहाँ पे एक बेकर है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो एनोड होता है और यहाँ पे क्या होता है, कैथोड। ये क्या होता है, कैथोड। जो ये प्योर रॉड होता है
कैथोड जो होता है प्योर मेटल का बना होता है, जो हमारे पास यहाँ पे एनोड होता है वो इम्प्योर मेटल का बना होता है। और ये मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं उसी का इलेक्ट्रोलाइट भी यूज करते हैं। तो इसमें हम जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मेटल एम, तो इस मेटल का क्या होगा, इसी का इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमेशा ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, तो कैथोड पे क्या होता है प्योर मेटल यूज करता है। ये प्योर मेटल हमारे पास पहले से ही रहता है, ठीक है। जिस मेटल का एक्सट्रैक्ट करना है उसका कैथोड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, पहले से रहता है। और बाकी इसमें इम्प्योरिटीज वगैरह रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेक होने के बाद इस तरीके से मेटल का एक्सट्रैक्ट होता है। धीरे धीरे ये क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है धीरे धीरे पतला होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ने लगता है, ठीक है। तो ये जो रॉड है धीरे धीरे क्या होता है मोटा हो जाता है, ये पतला हो जाता है और इसमें से जो इम्प्योरिटीज होती है नीचे जाके ये सेडिमेंट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिसको मड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। आपको रिमेम्बर करना है कि इलेक्ट्रोलाइट हमें रिफाइनिंग में क्या एनोड है क्या कैथोड है, क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, ठीक है। बट अगर आपको केयर किए तो आपको डेफिनेटली यू विल डू योर बेस्ट। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज प्रत्यूष took sulfur powder on a spatula and heated it. Let me write the question, it is so lengthy. तो ये क्वेश्चन हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, पढ़ते हैं उसको, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। Pratyush took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it. What will be the action of the gas, okay, on dry litmus paper और क्या होगा moist litmus paper, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। प्रत्युष टुक स्पैटुला, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक इसने क्या लिया, स्पैटुला ले लिया, ठीक है। इसमें क्या ले लिया, एंड हीटेड टुक अ सल्फर पाउडर, इसमें है क्या है सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर, ठीक है। अब इसको क्या किया, इसने हीटिंग लगा दिया इसके, और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लगा दिया, ठीक है, इस इन्वर्टेड उल्टा टेस्ट ट्यूब। तो इसमें क्या हुआ कि ये जाके गैसेस इसमें मिल गए, ठीक है। अब ये जो गैस है ये क्या हो गया, हीट किया तो क्या हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका हम रिएक्शन देख सकते हैं कि सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तो हमारे गैस है। अब ये गैस जो है ये देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, ये मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड वो कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन भी पूछता है दैट व्हाट इज मेटल ऑक्साइड, क्या होते हैं, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो बोलेंगे आप बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। तो हमारे पास ये कैसा हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बट कब होगा, जब ये कांटेक्ट में आएंगे वाटर के कांटेक्ट में, ठीक है। तो आइए देखते हैं व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है। ड्राई लिटमस पेपर है, ठीक है। तो ड्राई लिटमस पेपर को इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो वहां पे कुछ भी क्या होगा, कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है, कोई भी रिएक्शन इस पे नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं कि जब ड्राई लिटमस पेपर पे इसको थोड़ा इरेज करते हैं उसके बाद, ये आपको थोड़ा समझ में आया, ठीक है। अब ड्राई लिटमस की बात करते हैं, ड्राई लिटमस पेपर की बात करते हैं तो इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, मॉइस्ट लिटमस पेपर, तो हमारे पास तो गैस तो ऑलरेडी था, ठीक है। मॉइस्ट लिटमस पेपर की बात करते हैं, व्हाट विल बी द एक्शन ऑन, ओके, मॉइस्ट लिटमस पेपर। क्वेश्चन में क्या दिया है,
दैट इज मॉइस्ट लिटमस पेपर, सो मॉइस्ट लिटमस पेपर। जैसे हमारे पास मॉइस्ट लिटमस पेपर है तो क्या है, जैसे लिटमस पेपर हो गया और ये मॉइस्ट है तो इसमें क्या होगा, कुछ वाटर भी होगा, ठीक है। अब ये वाटर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या, सल्फोरस एसिड। क्या बनाएगा, सल्फोरस एसिड, एसिड, ठीक है। अब इस एसिड का काम क्या होगा, ये करेगा ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा इनटू रेड। So this was the answer of the question number 8. Let's move for the question number 9. Question number 9. इसमें क्वेश्चन में ये था कि मतलब अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर है तो क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, ठीक है, किसी भी नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ड्राई में कुछ भी देखने को हमें नहीं मिलता, ठीक है। आइए लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज स्टेट 2 ways to prevent the rusting of iron। तो यहाँ पे 2 मेथड लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पहला क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। सेकंड आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोटिंग ऑफ निकल, ठीक है, ये कोटिंग कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग क्या करते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। What type of oxide are formed when non-metal combine with oxygen, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था मैंने कि ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल, जब भी क्या होगा कि मैंने बताया था कि मेटल अगर किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो कैसे नेचर में होते हैं, बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड, the oxide of non-metal always shows acidic character. So in the question it is given here, in the question what type of oxide are formed when non-metal combine with oxygen. So we can see here the answer will be non-metal combines, the answer is like that, non-metal combines with, sorry, once again I'm writing here, non-metal oxide combined with oxide to form oxygen, to form oxide which is acidic in nature. Okay, one thing for you, that if you're watching my YouTube videos, so I want to remember you, when you're going for board exams, okay, at that time you should know all the topics and you can make your own language। ये नहीं कि आप दूसरे का कॉपी करें, ठीक है, आप खुद का भी लैंग्वेज बना सकते हैं, बट
यू हैव टू बी श्योर, ओके, कि आपको उसके टॉपिक के बारे में पता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म। अगर ऑक्साइड के बारे में पता है तो आप डेफिनेटली पता कर सकते हैं, ठीक है, अपना लैंग्वेज बना के देख सकते, उसमें लर्निंग करने की पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। नॉन मेटल जो कंबाइन करते हैं किसके साथ, विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर। और कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमारे पास जैसे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है, नॉन मेटल, ये भी क्या है, नॉन मेटल। तो इसके ऑक्साइड क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा गैस है, हम लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बैलेंस है कार्बन कार्बन, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर बात करें अगर ये वाटर से मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। अब आपको पता होगा एसिड क्या करते हैं, एसिड क्या करेंगे, ये एसिड है तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देगा, लिटमस पेपर changes into red, changes into red। तो यहाँ से भी वही नेचर दिख रहा था कि ठीक है, कि नॉन मेटल के कंबाइन ऑक्सीजन, कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। किसमें होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये बात कर लिए यहाँ पे। लेकिन अगर जो ऑक्साइड बनेगा उसको वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास कार्बोनिक एसिड। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास यहाँ पे है सल्फर को ऑक्सीजन से हमने रिएक्ट किया तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारा ऑक्साइड हो गया। श्योर है कि ये किसमें होगा, ये एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। अगर इसको वाटर के साथ डिजोल्व कर देते हैं, वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, सल्फोरस एसिड। क्या बनेगा, सल्फोरस एसिड, सल्फोरस एसिड। तो फाइनली दिस वाज द आंसर दैट व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, दैट इज जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास ऑक्साइड्स है, ठीक है, नॉन मेटल के, जो कैसे होते हैं, एसिडिक फॉर्म में होते हैं। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। गिव रीजन। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, दैट इज प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, ठीक है। यूज करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, आइए समझते हैं, ठीक है। पहले आपको पता होगा कि जो प्लेटिनम हो गया, हमारे पास गोल्ड हो गया एंड सिल्वर हो गया, ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव, मोस्ट अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है, अनरिएक्टिव मेटल होते हैं। तो पहले चीज ये अनरिएक्टिव मेटल होते हैं, मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे एटमॉस्फेयर या मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होंगी या मॉइस्चर की बात कर लेते हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे अटैक नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोरोजन से बचा रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी इससे ये निकल के आती है कि यहाँ पे ये कैसे, एक होता है मेलेबल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है डक्टाइल। ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ज्वेलरी में बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरा, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर द वायर। अगर सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन या हम बात करते हैं मॉइस्ट, मतलब वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं ये क्या करते हैं, कैच फायर करते हैं। इसके लिए हम लोग इसको किस में रखते हैं, अंडर द केरोसिन ऑयल। किस में रखते हैं, अंडर केरोसिन ऑयल, कि एक्सीडेंट से क्या होगा, बचा जा सके, ठीक है। फर्दर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम क्या होता है, पैराफिन वैक्स में इसको रैपिंग करके रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, पैराफिन वैक्स में रैप करके इसलिए रखा जाता है
कि लिथियम जो होता है वाटर के ये सरफेस पे क्या रहता है, फ्लोट करता रहता है, ठीक है, वाटर के, तो इसीलिए इसको पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। एल्यूमिनियम, अभी आप तीसरे की बात करते हैं। एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक अटेंसिल्स फॉर कुकिंग। इसके लिए कुछ ही रीजन है, ठीक है। एल्यूमिनियम तो रिएक्टिव होता है, ठीक है, सबको पता है। तो एल्यूमिनियम क्या होता है कि एल्यूमिनियम, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का क्या होता है, पहली चीज ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, मैं यहाँ लिखता हूँ, चीप भी होता है, ठीक है, सस्ता होता है, कोई भी परचेज कर सकता है, ठीक है। तो नया नया मेटल आप लेके आए, ठीक है, एल्यूमिनियम का बना है, लेके आ सकते हैं, ठीक है, चीप भी होता है। लेकिन अगर जैसे बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव, इट इज यूज टू मेक अटेंसिल्स फॉर कुकिंग, ठीक है, कुकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्या होता है कि जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे हमारे पास ये एल्यूमिनियम का अटेंसिल्स हो गया, अब इस पे एयर का कांटेक्ट अगर होगा तो एक ये लेयर बना लेगा जिसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके चारों तरफ एक लेयर आ जाएगा, क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, इसे कोरोड होने से बचा लेगा, इसका, इस मेटल का कोरोजन नहीं होगा, मतलब ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए रिएक्टिव होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और चीप होता है, ठीक है, और एक लेयर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम कोरोजन। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टेड इट, yet it is used to make utensils because for cooking because of this layer formed on the surface of aluminum utensils. So I hope that you have understand this video, you all made by me. Just मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, for that